खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें बाद में इन पर हम तजिया करेंगे, खबरें भी आपको देंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में अपना जो एहतजाज है फिर से मुलतवी कर दिया। एक डिसरे में लगती है और फिर अब ये कहा जा रहा है जी कि वो शायद ज़िले सतह पर करेंगे, जाके मुफस्सल में एहतजाज करेंगे। होगा नहीं होगा ये इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ 27वीं तरमीम की एक बार फिर बाज़गश सुनाई दे रही है और उसके हवाले से जो र्यूमर मिल चल रही है हम उसी की बात कर सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी के साथ अभी हुकूमत ने हमें कुछ नहीं बताया। और वो ये है कि क्या 18वीं तरमीम में के हवाले से कुछ मसाइल थे, क्या उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ ये र्यूमर मिल भी चल रही है कि जनाब सदारत जो है वो अब नवाज़ शरीफ साहब सदारत का ओहदा होल्ड करना चाहते हैं। और बातें भी हो रही हैं कि क्या जो आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो क्या कि एक बोर्ड करेगा, कुछ इस तरह की इस्लाहात की बातें। मगर फिर से मैं ये कहूँगा कि इसमें अभी क्लैरिटी कुछ नहीं है, चीज़ें सामने आएंगी तो बात करेंगे। उधर ईरानी सदर पाकिस्तान आए हुए थे, $10 बिलियन की ट्रेड जो है उस तक ले जाने की बात हो रही है। मुझे समझ में नहीं आती, वो हमारे सरहद तक तो वो अपनी लाइन लेके आए हुए हैं कि वहाँ से हम क्यों नहीं उसका जो गैस है और जो आयल है उसका हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। और इतना महंगा गैस आयल हम लेंगे अमेरिका बॉर्डर से और न जाने कहाँ से। इस पे बात करेंगे। और फिर एक मुझे तो लगता है ये बेमानी सी जंग है अमेरिका और रूस की, जो एटमी आप दोजें एक दूसरे के सामने उन्होंने कर दी हैं ना, ये लड़ सकते हैं ना दोस्ती कर सकते हैं। अजीब व गरीब किस्म का ऐद है। मगर मियाँ साहब पहले तो आते हैं, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद अपना एहतजाज मौखर कर दिया है और अब वो कह रहे हैं जी कि हम ज़िले और तहसील की सतह पर जो अपनी तंजीमें हैं उनको शायद वो किस हद तक कर सकेंगे। डू यू सी यानी कि कुछ लगता है आपको कि कोई है, क्योंकि ऊपर जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर जो पार्टी की है वो तो एक उसमें कोई कॉन्सोनेंस नहीं है, कोई वो नहीं है जिस तरह कहते हैं कि एक ही किसी पेज पे नज़र आते हों। आपको क्या लगता है और ख़बरें क्या आपके पास मियाँ साहब? देखिए कायद साहब, इससे पहले आपने देखा कि 26 नवंबर हो या उससे पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं, जब एहतजाज की कॉल आती थी तो इस्लामाबाद बंद होना शुरू हो जाता था और कंटेनर लग जाते थे। कई 100 कंटेनर जो हैं वो लगाए गए हर जगह पे। लेकिन अब आज सूरत हाल इस वक्त अगर इस्लामाबाद में आप आएँ तो इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हैं, कहीं कंटेनर का नामो निशान नहीं है। और एहतजाज की कॉल दी हुई है पीटीआई ने, और पीटीआई का ये कहना था कि हम इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क में जलसा करेंगे और ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। यहाँ वाल चाकिंग भी की गई, लेकिन अचानक जो है वो यहाँ इस्लामाबाद का एहतजाज मनसूख कर दिया गया। मुखर नहीं सर, मनसूख किया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की एक तो इजाज़त नहीं मिली F9 पार्क में, दूसरा दफ़ा 144 जो है वो बिल्कुल बरकरार है जो कि पहले से नाफज है। इसलिए कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज होगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। असल ये तो एक खबर है ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड खबर यह है कि पीटीआई के पास इस वक्त तंजीम जो है वो इख्तलाफात का शिकार है। कायद साहब जो यानी मरकज़ी क़यादत है उसका राब्ता जो है वो कोऑर्डिनेशन सूबाई क़यादत के साथ उस तरह नहीं है जो पहले थी, इसलिए कोई भी इंतजामात नहीं हुए एहतजाज के, और ना इस्लामाबाद के अंदर ना जो है वो सूबों के अंदर। सिर्फ ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ जो है वहाँ पर एहतजाज करे और घर चला जाए। और ये एहतजाज तो नहीं होता कायद साहब, लेकिन एक आर्डर अभी आया है पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि इस्लामाबाद के अंदर जो MNAs हैं इस वक्त मौजूद हैं और जो सेनेटर्स मौजूद हैं वो कल अडियाला जेल है उसके सामने जाएंगे। कल मंगल का दिन है कायद साहब, और अडियाला जेल के में कल मुलाकातों का दिन है जो कि हर मंगल और जुमेरात को होता है। उसमें जो बानी पीटीआई हैं उनके रुफका, उनके वकला और ख़ानदान के लोग जो हैं वो मिलते हैं। और कल भी एक लिस्ट गई है, उस मौका पर जो है ये कहा गया है कि MNAs और सेनेटर्स वहाँ जाएं। लेकिन सर देखें कि बहुत से MNAs जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और बहुत से जो हैं वो उन पर उनकी सज़ा हो चुकी है, कुछ की सज़ा होने वाली है, रूपोश हैं। तो वो कैसे जाएंगे, कौन कौन वहाँ पर पहुँचेगा, ये तो कल नज़र आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक है तो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात इतने हैं कि कोई भी जो है वो बाहर रैली लेके आने को तैयार नहीं है। सारे जो है चिकचाहट का शिकार हैं। खास तौर पे जो मरकजी क़यादत है वो कहीं नजर नहीं आ रही, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। ये बताएं कि इरफान साहब अपना इमरान खान साहब क्या गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा भी उन्होंने मांगने की बात की, इसमें कोई क्लैरिटी आई है या ये भी अभी ब्लैक एंड वाइट में है, यानी सॉरी ग्रे में है? देखें कायद साहब, उन्होंने बानी पीटीआई ने बिल्कुल ये तो खबर जो आई थी कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि अगर हुकूमत नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। तो इसमें इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है अली अमीन गंडापुर ने
कि मेरा इस्तीफ़ा जो है वो इमरान खान साहब के पास है, जब मर्जी कबूल कर लें। तो इसका मतलब यही है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं कि साहब का, क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान का जो है वज़ीर आला है, योद्धा उनका है, वो जब मर्जी वापस लेना चाहें ले लें। उनका तो इस्तीफ़ा जो है वो हर वक्त बानी पीटीआई के पास होता है। अब वो उनको इस हवाले से ये जो खबर है इसमें क्लैरिटी कितनी है, इस हवाले से दोनों तरफ से जो है वो ये बाकायदा तौर पर दावा किया जा रहा है कि ये बानी पीटीआई ने कहा था। एक तरफ से जो है वो पीटीआई की जानिब से आया कि ऐसी बात नहीं है, उमर अयूब साहब ने कहा, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है जिस उसकी तरफ जानिब से क्लैरिटी के साथ आया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा है। और अली अमीन गंडापुर जो है उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये इमरान खान की हुकूमत है, उनका इस्तीफ़ा है, जब मर्जी वो कहेंगे मैं दे दूंगा, जब मर्जी मैं जो है ओहदा छोड़ दूंगा। और इस हवाले से जो पीटीआई की हुकूमत है केपी में, वहां से भी ये बात जो है वो सामने आई है कि किसी भी वक्त वो अपना ओहदा छोड़ सकते हैं। तो ये बातें बड़ी स्ट्रांग सामने आ रही हैं कि शायद उन्होंने इस्तीफा बानी पीटीआई के हवाले कर भी दिया है। अब बानी पीटीआई की स्वाबदीद है कि उसको अच्छा नहीं, ये उनके जो बच्चे हैं कंटिन्यू करें। वो उन्होंने वो पियर्स मॉर्गन को भी एक इंटरव्यू दिया, उसकी बड़ा हमने चर्चा सुना, और जगह भी वो इंटरव्यू देते रहे हैं। और वो जो उनका बुनियादी बयानिया है वो तो यही कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका बहादुर से ही जो है वो उम्मीद है। अमेरिका और यहाँ हमारी जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है उसके साथ बड़ी गाड़ी छिन रही है। 40 कंपनियां सुना आई हैं यहाँ तेल वेल निकालने के लिए। तो ये बच्चों की क्या है, क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, या ये भी अभी एक मौखर हो गया है? देखें कायद साहब, जो आयल के हवाले से खुशखबरी है वो तो हम देंगे, बाकायदा तौर पे ये खबर देंगे, लेकिन जो बानी पीटीआई के साहबजादगान हैं उन्होंने जो अमेरिका के अंदर जाके कैंपेन स्टार्ट की और जो उनका मकसद था वो मुकम्मल नहीं हुआ। वो उनका मकसद ये था कि सदर ट्रंप से मुलाकात हो और उनके साथ जो है वो मसला उठाया जाए, जो कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं हुई। जो उनकी मुलाकातें हुई वो भी कोई इस तरह कारगर मुलाकातें नहीं थीं कि वो उसको कहा जा सके कि ये ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुलाकातें थी। वो बिल्कुल ट्रंप के हामियों के साथ ज़रूर थी, लेकिन वो मकसद तो कामयाब में नहीं, उसमें मकसद में कामयाब नहीं हुए। कुछ बातचीत ज़रूर हुई कि जो वो उनकी मुलाकात की हद तक, और वो मुलाकात की हद तक जो है वो बानी पीटीआई ने भी तस्दीक की, बाकी भी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक वो आपने इश्तहार की एक बात है कायद साहब, जो इश्तहार वहाँ पर लगाया गया वो इंतहाई नामुनासिब हरकत हुई है पीटीआई की जानिब से। और उसमें यह कहा जा रहा है कि पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो इसमें ऑन बोर्ड उसको लिया गया, और उसमें नामुनासिब जो हरकत हुई है उसमें बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर बड़ा गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है कि जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए वो सारे के सारे बेबुनियाद उनको करार दिया गया है। और इस हवाले से अब अगर कुछ उम्मीद थी कि बानी पीटीआई के हवाले से कुछ जो अच्छा मियां साहब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अमली तौर पर देखें तो सिवाय इसके कि चलें ये बैसाखियों पे एक हुकूमत खड़ी है, लेकिन और मियां नवाज शरीफ साहब का भी अमली तौर पर तो अब कोई रोल नहीं रहा। अपेक्स लीडर वो उन्हें कहते रहें, क्योंकि ज़मीन पर जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन कि ये अब एक नई शोशा छोड़ा जा रहा है जी कि ये 27वीं तरमीम है। एक तो 18वीं तरमीम के हवाले से पहले भी बड़ी रिजर्वेशन थी हमारे ताकतवर हलकों की, और ये ज़ाहिर है कि जो पहले भी होना तो चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, मगर ये तो और ही काम था कि जी माल ज़रा सूबों की तरफ चला जाए। और हमने देखा कि माशाल्लाह खूब गुलछरे उड़े, और कुछ ऐसे महकमे भी थे जो बेचारे फेडरल से चले और सूबों तक पहुंच नहीं पाए। और मतलब इट वाज जस्ट इट वाज इनकॉम्पिटेंस, यू नो, क्या मैं कहूँ, पार एक्सीलेंस कह लेते हैं। तो ये थी, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं जी कि एक तो ये जो 18वीं तरमीम में जो हमने किया था और बड़ा जिसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं जरदारी साहब, हालांकि हमने देखा सूबों में जो लोगों की हालत है, जो सैलाब के दौरान हालत होती है, जो गुर्बत है, जो जिस तरीके से पावर्टी ने पूरे समाज को घेर रखा है। कोई सूबों में, बलूचिस्तान में देख लें क्या हुआ, सिंध में आप देख लें स्टैंडर्ड ग्रोथ जो है वो 47-48% तक है, और उसके अलावा भी हम देखते हैं क्या क्या मसाइल हैं। तो अब क्या ये दोबारा से जो 27वीं तरमीम है और उसमें जो चले सदारत का क्या है, एक बड़ी बेज़रर सा ओहदा बन के रह गया है। भले जरदारी साहब करते रहें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब करते रहें, हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं, कोई बड़ा पुराना मिसरा है, मगर चलें ये लोगों के दिलों में एक तजस्सुस है क्या होने जा रहा है। और क्या ये जो एक
फुल जड़ी छोड़ दी जाती है सदारती निज़ाम की। इमरान खान साहब के दौर में भी ये एक दरफुंतनी किसी ने छोड़ी थी। तो ये क्या है, मुझे तो ऐसे लगता है कि इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, जब कोई और सिलसिला या कोई और डायमेंशन आके सारे अरेंजमेंट को दरम बरम नहीं करती। जी मियाँ साहब। देखें कायद साहब, इसमें 4-5 अफवाहें बड़ी स्ट्रांगली जो है वो चल रही हैं। एक तो ये अफवाह चली कि जरदारी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और मुल्क की बड़ी शख्सियत, ताकतवर शख्सियत जो है वो उनके जगह पर जो है वो बैठ रही है। दूसरी ये अफवाह चली कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म जो है वो बनाया जा रहा है। तीसरी अफवाह ये चली कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सदर बन रहे हैं। फिर ये अफवाह चली कि मौजूदा हुकूमत जो बंदोबस्त इसको कहा जाता है, ये इनके आखिरी दिन आगे हैं, ये भी फारग हो रहे हैं, लेकिन सदारती निज़ाम आ रहा है। ये कायद साहब फिलहाल तो अफवाहें ही हैं। जहाँ तक 27वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक है, उस हवाले से ज़रूर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इत्माद में लेने की जो है वो फैसला किया है और इस हवाले से मुज़ाकरात का भी तकरीबन आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं ये खुफिया रखे जाएंगे और इस हवाले से जो 18वीं आईनी तरमीम है उसमें से बहुत सी जो है शिक्के हैं उनको जो है वो उनमें तरमीम की जाएगी, जिसमें NFC अवार्ड के हवाले से है, सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से है, फाटा के हवाले से है कि फाटा को जो मज़ाम किया गया था उस हवाले से है। इस तरह की जो शिक्के हैं वो सामने आ रही हैं और ये भी अफवाह जो है वो सामने आ रही है कि कोई गैर मामूली इक़दाम भी इसमें होगा, जिसमें जो है वो ऐसे इख्तियारात जो है वो चले जाएंगे फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के पास, जो कि मुशर्रफ दौर में होते थे। लेकिन ये फ़िलहाल जो है ये अफवाहें हैं और ये भी उसमें अफवाह जो है वो आ रही है कि आइंदा आर्मी चीफ का जो तकर्री होगी वो एक बोर्ड करेगा और आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म नहीं हटा सकता, ना वज़ीर आज़म जो है उनको तैनात कर सकता है। ये तमाम अफवाहें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बड़ी स्ट्रांगली चल रही हैं और इसकी साथ साथ तरदीद भी आ रही है। लेकिन जो अफसास, हुकूमत को तब्दील करने की क्या ज़रूरत है? मिसाल के तौर पे बड़े आराम से वो चीनी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, बिजली महफूज है माशाल्लाह, हमारे IPPs महफूज हैं। वो जो हुआ था सिलसिला जो गंदम का आने जाने का, जिस पे बदनीयती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो भी अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह सब महफूज हैं। तो क्या ज़रूरत है, बैठे रहें, यही धंधा है, ये करते रहेंगे। बाकी काम असल तो कहीं और ही और फैसले कहीं और ही होने हैं। तो इनको हटाने की कोई चंदा ज़रूरत लगती है आपको? ये मुझे र्यूमर ऐसे ही लग रही हैं या मेरा महज ये एक ख्याल महज ही है मियाँ साहब? लेकिन कायद साहब ये हुकूमत जो है वो कहा जा रहा है कि ये चलती रहेगी, ये जो अरेंजमेंट है ये इसी तरह रहेगा, सिस्टम इसी तरह चलेगा। लेकिन साथ साथ जो है वो एक खबर ज़रूर है कि साथ साथ एहतसाब का जो है वो कोड़ा ज़रूर अब बरसने वाला है। आपने देखा कि नैब जो है वो एक्टिव हुई है। उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों एकड़ अराजी जो है उस पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। वो किस किस ने अलाट कराई, कहाँ कहाँ वो इसको इस्तेमाल हुआ, उसका जो गलत इस्तेमाल है उस हवाले से इश्तिहार अखबार में जारी कर दिया गया है। कायद साहब एक मिनट सर, शुगर जो स्कैंडल आया था इसमें बहुत से नाम ECL में डाल दिए गए हैं कायद साहब, और इसमें जो है तहकीकात बड़ी नजदीक क्लोज पहुंच गई हैं। क्या मतलब, मियां शहबाज शरीफ साहब के बच्चे मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे अब? ये जरदारी साहब बाहर नहीं जा सकेंगे? वापस आके मियां साहब ये वापस भी आएंगे, वापस जाएंगे और अगली दफा फिर चीनी का स्कैंडल होगा। मेरी बात भी लिख लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जी मियाँ साहब, अब ये तो थोड़ी सी हमने बात कर ली कि 27वीं तरमीम के हवाले से अभी बहुत कुछ नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। बहरहाल लगता ये है कि जितनी गुफ्तगू हो रही है इट्स कमिंग, और हम देखेंगे कि ये आएगी तो इंशाल्लाह किस तरह के अच्छे इकदाम होंगे। अब आ जाते हैं, ईरानी सदर पाकिस्तान आए थे। बड़ा अनयूजुअल है हमारा उनके साथ बड़ा एक, और बड़ी तेज़ी से जो आलमी ताल्लुकात हैं वो बदल रहे हैं। और दूसरी बात, अच्छा उसके अलावा यानी क्या आपके पास तफसीलात है मियाँ साहब कि ये अपना मुलाकात इनकी हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी, और इनके दोस्त ये फरमा रहे हैं जी कि मियाँ साहब को पता चल गया है कि बड़ा यानी अनपॉपुलर है अमेरिका बहादुर, और जो है वो हम मिल रहे वो इनसे मिल के, तो ये सारी पॉपुलैरिटी वापस आ जाएगी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, या कोई कारोबार का सिलसिला है, कोई नवे दुकाना खुलनिया ने, ये क्या है मुलाकात? हमें भी तो बताएं मियाँ साहब, क्योंकि सियासत के पीछे दुकानदारी तो हो रही है मियाँ साहब। लेकिन कायद साहब इसका ताल्लुक जो है वो अंदरूनी सियासत से नहीं है। ईरानी सदर जो पाकिस्तान आए इसके 3 मकासद थे।
सबसे पहले तो मैं ये खबर दूं कायद साहब के एक बहुत बड़ी तकर्री अभी कुछ देर ही पहले हुई है। चेयरमैन वापडा जो है वो उनकी तकर्री हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब को जो है चेयरमैन वापडा लगा दिया गया है और ये बहुत बड़ी तकर्री है। दूसरी सर जो ईरानी सदर की बात है, ईरानी सदर जो पाकिस्तान में आया इसके 3 मकासद जो है वो सामने आ रहे हैं। एक मकसद तो तजारती था जो कि जो ट्रेड है दोनों मुल्कों के दरमियान वो 10 अरब डॉलर तक ले जानी है। आपको याद होगा कायद साहब कि जब ये जंग खत्म हुई और ट्रंप ने ये जंग खत्म कराई ईरान इसराइल की, तो उन्होंने ये कहा था कि ईरान को अब अपने पड़ोसियों के साथ तजारत करने की इजाज़त है, लेकिन वो आइटम बम जो है वो नहीं बना सकता। तो तजारत की तो इजाज़त मिल चुकी है और पाकिस्तान के साथ अब तजारत भी होगी, बार्टर सिस्टम भी होगा, वहाँ पर जो सरहदी बाज़ार हैं वो भी खुलेंगे और जो दोनों तरफ तजारत है वो उसका जो है वो इस वक्त सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। 12 से ज़ायद जो है एग्रीमेंट हुए हैं, बहुत से MOUs हुए हैं और साथ साथ ये भी हुआ है कि जो ईरानी तेल है वो पाकिस्तान में जो है रिफाइन होगा। हो सकता है उसकी रिफाइनरी पाकिस्तान में लगे और बहुत पाकिस्तान के अंदर भी वो तेल जो है सस्ता होगा और दीगर ममालिक में भी उसकी तजारत हो सकेगी। इसके अलावा जो दूसरा मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद था, वो ये था कि ईरानी साइड पर जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसका कला कमा करना है और उसमें इत्तफाक ये हो चुका है कि ईरानी साइड पर जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसको बाकायदा तौर पर वहाँ की फोर्सेस जो हैं वहाँ पर उनको जो है उनका कला कमा करेंगे और वहाँ पर जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा। इंडिया की अगर सहूलतकारी वहाँ पे है उसको ख़त्म किया जाएगा सफारतकारी के नाम पर, और वहाँ पर जो चौबहार बंदरगाह है उसको बिल्कुल जो है वो ग्वादर के साथ लिंक कर दिया जाएगा और फिर वो बंदरगाह ग्वादर के साथ लिंक होकर CPEC का हिस्सा बन जाएगी और वो यूरोप के 60 ममालिक के साथ जुड़ जाएगी, सेंट्रल एशियाई रियासतों के साथ जुड़ जाएगी, तुर्किया के साथ जुड़ जाएगी। उसमें जो रेलवे का प्रोजेक्ट भी है और दीगर प्रोजेक्ट्स भी उसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो वहाँ पर चाबहार वाली तो बड़ी आप बड़ी खबर दे रहे हैं। चाबहार वाली ये तो पहले इंडिया के साथ था और ये एक पैरल शायद अमेरिका बहादुर के कहने पे एक काउंटर एक प्रोजेक्ट था इस CPEC का, तो ये भी अब इधर आ रहे हैं, इसी सम में आ रहे हैं, यानी पार्ट बन रहे हैं इसका जो CPEC है। जी बिल्कुल कायद साहब, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि इजराइल के साथ जो जंग थी ईरान की उसमें भारत जो है वो मुखबरी करते हुए पकड़ा गया और भारत का बड़ा घिनौना किरदार जो है वो वहां से पकड़ा गया और अब ईरान ने बाकायदा तौर पर नजरसानी की कि भारत जो है उसका दोस्त नहीं है बल्कि दोस्तनुमा दुश्मन है जो कि उसको नुकसान देता रहा, उसकी लोकेशन देता रहा। तो इसलिए उन्होंने इस पर बिल्कुल तमाम मामला तमाम पॉलिसीज जो है उस पर नजरसानी की है और पाकिस्तान को वहां पर जो है वो चौबहार में शामिल किया है कि ताकि जो तजारत हो जो CPEC है उसको चौबहार के साथ जो है वो जोड़ दिया है। वहां से अब वो ग्वादर के साथ जुड़ेगी और वहां पर जो फितनतुल हिंदुस्तान है और जो भारतीय इन्वॉल्वमेंट है उसको भी खत्म किया जाएगा और बड़ी पुरअमन तरीके से वहां से जो है वो तजारत होगी और चीन खुंजराब से लेकर चौबहार तक, चौबहार से लेकर वहां तक, वहां से ये तजारत होगी। तीसरा बड़ा मकसद जो है वो कायद साहब ये था कि जो ईरान के जो अमेरिका के साथ मामलात हैं उनमें सालसी का किरदार जो है वो पाकिस्तान अदा करेगा, क्योंकि उससे पहले आपने देखा कि बहुत से धोखे जो हैं वो दिए गए ईरान को और वो धोखेबाज जो है वो भारत था और साथ साथ इजराइल था। जो मुज़ाकरात का अमल होता था उसको सबोताज कर दिया जाता था, लेकिन अब जो मुज़ाकरात होंगे या जो मामलात होंगे वो पाकिस्तान के थ्रू होंगे और पाकिस्तान इसमें किरदार अदा करेगा और इस हवाले से जो ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है जो पुरअमन मकासद के लिए है वो भी जारी रहेगा बिजली बनाने के लिए, और दूसरा जो एटम बम जो बनाना था ईरान ने वो जो है वो उसमें जो ईरान है वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि पहले भी उनका जो मकसद नहीं था अब भी उनका मकसद नहीं है। तो ईरान के और अमेरिका के दरमियान जो मसाइल थे वो अब पाकिस्तान उसमें सालसी का किरदार अदा करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ जो ईरान के जो मुआहदे साहब ये आज इकोनॉमिस्ट की खबर भी है जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ इज कोजिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप। ये तो हम पहले देख चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ट्रांजैक्शनल डील हर जगह पे कर रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से एक रूबा जवाल है इस जवाल को अरेस्ट कैसे करे। वैसे जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि इसको अब अरेस्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अंडे का आमलेट बन चुका है, आमलेट का अंडा नहीं बनेगा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि हर मुल्क के साथ अलग-अलग डील करके और बजरिया ये जो है टैरिफ
वो कुछ शायद रेवेन्यू बढ़ा लें। ये रेवेन्यू तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनके अवाम पर एक ऐसा जुल्म टूटेगा, क्योंकि वो पैसे तो सारे अवाम ने देने हैं। जब भी टैरिफ जो भी आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो रियल इकॉनमी थी वो तो बकौल लैरी समर्स और ये लोग हैं, वो तो 4% भी नहीं रही, बाकी तो सारा सट्टे में चला गया या स्टॉक एक्सचेंजों में चला गया या जो एक कैसीनो कैपिटलिज्म के यानी सिलसिले में चला गया। तो लेकिन मियाँ साहब असल बात तो ये है कि ईरान के साथ हम काम करें, हम ये जो 40, 50, 60 रुपए की जो बचत कर सकते हैं पेट्रोल की कीमत में वो करें। जो महंगा तेल से हम बिजली इतनी महंगी बनाते हैं, वहाँ से सस्ता तेल आए तो हमारी जो 10,000 के करीब एक शर्मनाक हद तक हमारी इंडस्ट्री 10,000 रह गई। यही मेरी टीम ने मुझे दिया है, अगर कोई करेक्ट करना चाहता है तो हमें बता दे, हम उसको वो भी दे देंगे। तो सस्ता तेल आए, सस्ती गैस आए, सस्ती एनर्जी आए, यहाँ पे इंडस्ट्री उठ सके। और ये जो धंधा है वो तो खैर बंद नहीं होना, चीनी वाला धंधा तो बंद होता नहीं साहब, आई एम सॉरी, ये तो नज़र नहीं आता, इनको कौन हाथ लगा सकता है। अब बात ये है कि ये तो खोलें, यानी ये जो चीप ऑयल है, मैंने तेहरान में खुद एक ड्राइवर से टूटी फूटी यानी अंग्रेज़ी में उसने मुझे बताया कि इंतहाई बहुत ही मामूली पैसों पे वो वहाँ पे ऑयल अवेलेबल है, और यही ऑयल जो है इंडिया इस्तेमाल करता रहा, ख़रीदता रहा, बजाय इसके बावजूद के बड़ा अमेरिका बहादुर का उस पर प्रेशर था, मगर उन्होंने नहीं किया। इसी तरह वो रूस से भी लेते रहे। तो ये हमें क्या किसी हकीम लुकमान ने बताया है कि हमने सब स्टैंडर्ड सामान जो है वो दूर से और महंगा खरीदना है? Why can't we do all that? क्या इस सब में कोई पेशरफ्त हो रही है मियाँ साहब? लेकिन काजी साहब देखें, जो भारत का मामला है ईरान के साथ, वो तो किस्सा पारीना हो चुका है। अब भारत को जो है वो पेट्रोल और इसकी तरसील नहीं होगी। पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उसमें सफारतकारी का जो अंसर है और पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से जो ईरान के साथ और जो अमेरिका के साथ मामला जो है वो दुरुस्त हो रहे हैं। इसमें जो ईरानी तेल है वो पाकिस्तान के अंदर अगर आता है तो इस्लामाबाद के अंदर ईरानी जो पेट्रोल है वो 100 रुपये पर लीटर जो है वो फरोख्त होगा। यह इतना जो है वो सस्ता है, और जब ये बाकायदा तिजारत होगी तो ये 100 रुपये से भी कम होकर 40 रुपये तक आ जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और पाकिस्तान जो है वो रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर लगेगी, और यहाँ से चौबहार के जरिए, सी पैक के जरिए जो है वो तेल की तरसील दूसरे मुल्कों में भी होगी। लेकिन जहाँ तक तेल की ताल्लुक है तो काजी साहब, मेरे आज बहुत डाटा जो है वो इकट्ठा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल की पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। कल उस दिन हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान में कहां कहां पर तेल और गैस के ज़खायर हैं। आज मैंने जो है वो डाटा देखा है तो पाकिस्तान के अंदर 2 ऑफशोर जो है समंदर के अंदर वो तेल के और गैस के बहुत बड़े ज़खीरे जो है पाए जा रहे हैं, और इस वक्त लाइन लगी हुई है इंटरनेशनल कंपनियों की जो ऑयल जो है एक्सप्लोर करती हैं। 40 दरखास्तें जो है वो पाकिस्तान के पास आ चुकी हैं जो समंदर के अंदर जो है तेल तलाश करेंगी। जिसमें एक्सॉन मोबाइल जो है वो भी कंपनी है जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अलावा 31 दरखास्तें जो हैं वो आ चुकी हैं जो ऑन शोर यानी कि ज़मीन के ऊपर जो है वो तेल और गैस जो है वो तलाश करेगी। पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि इनमें कौन सी कंपनियां जिनको अलाउ करना है। मियां साहब, मेरा एक ज़मीनी सवाल है, सॉरी, उसमें जो है वो फैसला किया जाएगा। तो काजी साहब, जो मेरे पास जो फिगर आए हैं उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो समंदर है, समंदर के अंदर इस वक्त तेल का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में तेल का जो समंदर के अंदर पोटेंशियल है वो 20 अरब बैरल तेल और 434,000 अरब गैस के ज़खायर जो हैं वो इस वक्त उसका अंदाज़ा लगाया गया है। जिसमें कैकड़ा 1, आपको याद होगा कि एक्सॉन मोबाइल पहले भी आई थी, उन्होंने कैकड़ा 1 में 4000 मीटर डीप ड्रिलिंग की थी, और अब जो है एक्सॉन मोबाइल उसी ब्लॉक में दोबारा ड्रिलिंग जो है वो करना चाहती है, क्योंकि वहां से एक अंदाजे के मुताबिक एशिया का सबसे बड़ा ज़खीरा जो है वहां पाया जाता है। मेरा सवाल और है, कोस्टल पट्टी, मेरा सवाल और आपसे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो प्रूवन है, यहाँ की कई माहिर कह चुके। मैं सिर्फ आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जब डील्स टेबल पर आएंगी तो ये सारी डील जो हैं, जाहिर है ये डील्स वही साइन करेंगे जो माशाल्लाह जो चीनी बाहर ले जाते हैं, चीनी अंदर ले आते हैं, या इसमें हम ये उम्मीद रखें कि इस बार कोई आवाम के मफाद में भी कोई डील्स हो जाएंगी, या फिर उसी तरह होगा जिस तरह आपने LNG की वो खबर दी, वो शायद खाकान अब्बासी साहब वाली के हमारे अपने आयल के कुएँ सूख के गैस के। तो इसमें हमें एक बड़ा
कंसर्न है आम आदमी का कि इफ दे आर एट द हेम ऑफ अफेयर्स, हाउ कम वी कैन एक्सपेक्ट जो शफाफ जो हैं मुआहदे, क्योंकि 1993 के मुआहदे हमारे सामने हैं, IPPs के, 2002 के, 2016 के, हमारा बुरकस निकल गया। तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और ये चीनी वाले फिर जो है प्रिवेल नहीं करेंगे। काजी साहब देखें, उस वक्त जब LNG का मुआहदा हुआ था और 15 साल के लिए पाकिस्तान को फंसा दिया गया, उस वक्त जब शुगर स्कैंडल आया था 2019-20 में, उस वक्त जो उसमें बहुत बड़ी फटी जो है वो पाकिस्तान की मईशत को लगी। अब जो शुगर स्कैंडल आया है इस पर जो तहकीकात हो रही हैं, लेकिन उस वक्त मामला और था। अब जो है वो मुआहदों में SIFC जो है उसके प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ हो रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म पे जो है वो सरमायाकारी आ रही है। आपने देखा कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है, वो किसके प्लेटफॉर्म पे आई? वो SIFC के प्लेटफॉर्म पे आई है। हम जो बात करते हैं कि जो ताजर बरादरी जो है वो फील्ड मार्शल से मिली और उसके बाद जो है वो डॉलर को जो है वो स्पीड लग गई कि वो सस्ता हो रहा है, वो SIFC के प्लेटफॉर्म पर जो है जब इक़दाम किए गए, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, जब हुकूमत ने डॉलर जो है वो खरीदना बंद कर दिया, तो अब डॉलर जो है वो सस्ता होना शुरू हो गया। ये जो तेल के मुआहदे होंगे ये SIFC के प्लेटफॉर्म पे होंगे, ये इंतहाई शफाफ मुआहदे होंगे। इनकी बाकायदा तौर पर ना सिर्फ मुआहदे होंगे बल्कि बाकायदा तौर पर इनकी निगरानी भी की जाएगी और जो एक्सप्लोरेशन होगी वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी कंपनियां यहाँ पर साहब माजी में एक और भी होता था, बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। मियां साहब माजी में ये भी होता था कि जो हमने चीन के साथ मुआहदे किए वो तो हमने हाई कोर्ट में जाके कहते थे ये कौमी राज हैं। तो चूंकि ये हमारी ज़मीन पर हमारे तेल के मुआहदे हैं, तो क्या इस बार हम एक्सपेक्ट करें कि प्रॉफिट शेयरिंग और तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अवाम के सामने लाई जाएंगी, या ये भी कौमी राज होगा और हम जो है वो दूर से बैठ के देखते रहेंगे? मियां साहब देखें काजी साहब, जो मुआहदे होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें क्लासीफाइड होती हैं, उनको राज रखना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें इंटरनेशनल मामलात होते हैं और वो राज ही रहेंगे। लेकिन जो अवाम के सामने जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल अवाम के सामने होंगे कि जिन रिसोर्सेज पर मुआहदे हुए हैं वो रिसोर्सेज सामने भी आए हैं, उसके समरात पाकिस्तान के अवाम को मिले हैं, ये सामने होंगे। इसमें शफाफियत का अंसर जो है वो 100% रखा जाएगा। लेकिन जहां तक मामला काजी साहब आगे आने वाले दिनों में या मौजूदा तौर पे देखने में आ रहा है वो डॉलर है। डॉलर की वजह से हमारा पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर की वजह से हमारी बिजली महंगी हो रही है। ये डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है और 5 से 7 रुपए सस्ता हो चुका है, आपने देखा। अब मजीद जो है वो सस्ता होने जा रहा है, 235 रुपए तक डॉलर। आज डॉलर कितने का है जो मियां साहब? मैंने जो पूछा है 7 रुपए तो नहीं, यहाँ किसी जगह मेरी खबर मैंने नहीं देखी है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू करेक्ट मी। अभी तो डॉलर वहीं है, वहीं पे खड़ा है क्या? कहाँ 282 पे या सम हो जहाँ पे पहले था? देखिए काजी साहब उसी में खड़ा है, लेकिन डॉलर देखो कहां पर था काजी साहब, वहां से 295 से नीचे आया, 282 पे आया, अब 282 से भी नीचे जा रहा है। और ये जो हकीकी कीमत है इसकी ये 282 नहीं है, ये 235 रुपए है। और यही जो है मामला उठाया जा रहा है। हुकूमत ने 9 अरब डॉलर खरीदे हैं जिसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ। उसमें जो आपने देखा कि आज ही एक जो है वो एक डॉलर एक्सचेंज पकड़ी गई जिसमें से कई लाखों डॉलर जो है वहां से जो है वो पकड़े गए हैं। इस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है और साथ साथ हुकूमत जो है और खास तौर पर SIFC के प्लेटफॉर्म पे इस पर अमल दरामद हो रहा है और डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, जिससे आपके पेट्रोल की कीमत भी नीचे आएगी। और अगर 50 रुपए डॉलर जो है वो कम होता है तो उससे आप देखेंगे पेट्रोल पर कितना फर्क पड़ेगा, उस पर बिजली पर की कीमतों पर कितना फर्क पड़ेगा। आज नेपरा के अंदर समाअत हुई है जिसमें यह कहा गया है कि 53 अरब रुपए जो हैं वो बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो उन्होंने वसूल किया था वो वापस किए जा रहे हैं। 1 रुपये 80 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत अगले 3 या 4 माह के लिए कम होने जा रही है। 65 पैसे फी यूनिट बिजली महाना फ्यूल एडजस्टमेंट साहब लोग तो बिल बुला रहे हैं। वो जो 7 रुपए का जो रिलीफ दिया था वो 8 रुपए में होने जा रहा है। काजी साहब मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे भेजा है किसी हमारे स्टाफ मेंबर ने, कोई पता नहीं कितने 600 कितने उन्होंने यूनिट इस्तेमाल की, 600 प्लस 687 का 40,000 रुपये बिल आया है। ये मियाँ साहब ज़मीन पे तो हमारा बुरकस निकल गया, मगर कागज़ पे ये देखें, ये मतलब ये हमें जो है जो लोग जो हैं वो उनका बेड़ा गर्क है जो बिजली के बिलों से। और अभी तक कोई अच्छा साहिवाल का कोल प्लांट जो है ये भी सुना है बैठ गया मियाँ साहब, ये किधर गए हैं? ये किसने मुआहदा किया था?
ये जो शॉर्टेज ऑफ रेलवे वैगन्स हैं वो, ये तमाम, ये तो हमारे वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं ना आलमी सतह के, क्या नाम है उनका, जो क्या यार अच्छा सा नाम, इकबाल, एहसन इकबाल साहब, ये उनका मुआहदा है ना, माशाल्लाह इनके सब के तोहफे हमारे पास हैं। एक ब्रेक है, इसलिए हम आपसे अभी टेक लेते हैं ब्रेक के बाद, और हम देखेंगे कि ये साहिवाल कोल प्लांट वाकई बैठ गया। वैसे बैठ ही जाए तो चंगा है, जितनी वो गलाजत लाहौर और इसके इर्द गिर्द फैला रहा है इन माशाल्लाह अरस्तों की वजह से, उससे शायद जान छूट जाए। माल तो हमारा जान ही होता है और चला ही गया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। दो तीन बड़ी अहम खबरें ना, सबसे अहम खबर तो ये है कि एक एहतजाज का, और इसे मैं क्या कहूँ कि यानी इजरायली रूलिंग क्लास के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक ऐसा तूफ़ान है जो पूरी दुनिया में बपा हो चुका है। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और जगह जगह पर जो है ख़ुद इजराइल के अंदर से लोग कह रहे हैं कि बस करो। और अभी ये जो हम नाज़रीन जो हमने आखिरी जंग देखी थी, ये कोई 25, 30, 50 जो थे मिज़ाइल इसके ईरान के, उसकी मार रह गया था। अगर ये जनाब ट्रंप साहब तर्रा ना करते कतर के पीएम का कि यार बंद कर दो। पहले तो बड़े नारे मार रहे थे कि हमारा बड़ा बंकर बस्टर है, ऊपर से मारेंगे तो जो है वो शुमाली यानी पोल पे मारेंगे तो नॉर्थ पोल से निकल आएगा। कख नहीं हुआ, उनका सामान सारा महफूज है, बाई एंड लार्ज महफूज है। और एक तो ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अपना एक और जहाज़ जो कि उनके सेंसिटिव एरिया से गुजरा, चाइना का, गालबन JF-20 उसे कहते हैं, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ डू करेक्ट मी, तो वो वहाँ से उनके किसी रेडार के उसमें नहीं आया और वो वहाँ से गुजर के वापस भी आ गया। दिस हैज़ ऑल अगेन demonstrated the technical superiority of China over the West। एक तो दूसरी खबर मियाँ साहब हम इस पे हम बात करते हैं। तीसरी खबर ये है, ये भी आ रही है कि जो उसका F-35 है, जो खासा इस पाकिस्तान और इस जंग में और ख़ास तौर पर ईरान और उसकी जंग में खासा बेचारे का कचरा हुआ, $250 मिलियन का बताया जा रहा है। कहते हैं कि पाकिस्तान को $85 मिलियन में, भाई क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई उसकी, जब हमारे पास इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, तो वो हमारे साथ क्यों कोजी अप हो रहा है। वो ठीक है, हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हम किसी मुल्क से लड़ाई नहीं करना चाहते, हम पुरअमन मुल्क हैं, मगर ऑल दी डील्स दैट वी कट मस्ट बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये मियाँ साहब बात होगी, इस पे हम बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आप दोनों एक दूसरे के सामने लेके आके दोबारा खड़े हो गए हैं। मतलब ये क्या है यार, ये चीज़ इसकी एटमी आप दोजे हैं अमेरिका और रूस की, तो वो एक सामने फिर उन्होंने ला के खड़ी कर दी हैं। हालत ये है कि दो पैसे के लिए मुसीबत पड़ी हुई है, जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं हर मुल्क से। वो कह रहा है कि यार इस डूबता हुआ जो टाइटैनिक है अमेरिका का, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल सिंक टुमारो, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ नीचे जा रहा है। ये आए रोज़, जिस तरह अभी आपने डॉलर वालर की बात की, डॉलर 3-4% मेजर करेंसीज के खिलाफ गिरा है, और उसकी जो रिज़र्व करेंसी जो है उसमें भी ये 57-58% के करीब आ गया है, 74% हुआ करता था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इसकी इंडस्ट्रियल आउटपुट थी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, इट इज़ कमिंग डाउन विद ईच पासिंग डे। तो अब क्या ये वो एटम बम के ज़रिए तरक्की करना चाहते हैं, ये क्या है? और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने खबरें हैं, ज़रा पढ़ दीजिएगा भाई क्या है। मेडिडेव जो उनका है वो कह रहे हैं ट्रंप को कि हम रशिया क्या डूम्सडे न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है, हम कैपेबिलिटी हमारे पास है। मेरा नहीं ख्याल कि ये नारे बारे मार लें, ये नारे बारे कर लें, वरना इसके बाद तो इस सैयारे के 5-7 टुकड़े हो जाएंगे। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर 2-2.5 हज़ार बम इनके पास है, उनके पास भी पड़े हुए हैं, तो ये कोई अकल को हाथ मारे। ये कौन से लोग, ये तो मुझे वही लगता है कि जैसे कहते हैं ना, मेंटल असाइलम टेकन ओवर बाय इट्स इनमेट्स। तो ये है मसला, एक तरफ माशी क्राइसिस, एक तरफ जंगें, और एक तरफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड रूलिंग एलीट। ना लड़न जोगे ने, ना सुलह करन जोगे ने। मियाँ साहब मुश्किल से वक्त आ गया है, क्या लगता है आपको? देखें कायद साहब, मुझे लगता है और ये हकीकत बनती जा रही है ये बात कि जो दुनिया है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब जो है वो बढ़ रही है,
और मुझे जो लग रहा है कि देखने में आया है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो शायद अगला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना देगा, क्योंकि चाइना जो है वो हर फील्ड में जो है वो पूरी दुनिया पे बर्तरी हासिल कर रहा है। टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, अस्करी फील्ड हो, अपनी जो इकोनॉमिक जो मामलात हैं उसमें अगर देखा जाए इकोनॉमी के हवाले से तो लीड करता हुआ नज़र आ रहा है चाइना। आपने जो बात की काजी साहब के वो जो त्यारा उनका जो अमेरिकन रडार्स को, जापानी रडार्स को और कोरियन रडार्स को जो है वो धोखा देता हुआ उनके मुल्कों के ऊपर से गुजर गया और वापस आ गया और उनको पता ही नहीं चला। J-20 जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, और इसके बाद उनके पास तो J-35 भी है जो कि इससे भी जदीद है। तो फिर जो चाइना है वो तो सुल्तान बनता जा रहा है दुनिया का, और जो कुतुब शुमाली की जानिब जो है वो सबसे ज़्यादा मुल्कों का जो है वो रुझान हो गया है, वहां पर जो है वो अपनी साहब ये एक खबर और है जो आप भी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इंडिया रिजेक्ट्स US F-35 AFO प्रायोरिटाइजेस लोकल प्रोडक्शन एंड रशियन जेट्स। ब्लूमबर्ग की खबर है। वो कहते हैं मैं तो नहीं ये वो भी खैर इनकी मुसलसल और पहम बिस्ती फरमा रहे हैं। मोदी साहब की जो है वो बार बार जिस तरह के बयान वो देते हैं, आप जानते ही हैं उनकी तबीयत कुछ ऐसी हिजानी सी है किबला ट्रंप साहब की। उनका पता नहीं होता, आज दोस्ती कर लेते हैं, अगले दिन वो गले पड़ जाते हैं। और मोदी साहब भी बेचारे हैं तो खामोश, आजकल डिप्रेशन में लगते हैं, मगर उन्होंने भी अमली तौर पर कहा कि भी हम आपके F-35 अब नहीं लेंगे, तो क्योंकि आप और हम रशिया से ऑयल भी ख़रीदते रहेंगे, आपकी सैंक्शंस को हम नहीं मानेंगे। तो ये तो फिर उन्होंने अपनी कम से कम एक, ये तो हमें कहना चाहिए ना कि उन्होंने एक पाँव ज़मीन पर रखे हुए हैं और ज़्यादा रैटल नहीं हुए जो धमकियां हैं ट्रंप साहब की। मियां साहब काजी साहब मसला कुछ और है। जो देखें, जो इंडिया का मामला है, इंडिया शिकस्त खुर्दा है। इंडिया जो है वो इस तरह की बात करके अपने आप की अहमियत बढ़ा रहा है। इंडिया को कौन दे रहा था? असल में मोदी का मसला और है, जो ट्रंप के साथ उन्होंने बातचीत की हुई है और वादा किया हुआ है, खुफिया वादा, वो पूरा नहीं कर रहे और ट्रंप उस पर गुस्से में है। और वो वादा था कश्मीर का ट्रंप ने कहा था मसला हल करो। जब इनकी मुलाकात हुई थी तो उस पर जो है ट्रंप मोदी मान गया था और अब जो है वो उस पर मुकर रहा है, तो ट्रंप उसके पीछे है, ये मामला है। दूसरी जब बात है पाकिस्तान के हवाले से, जो बात आ रही है कि उन F-35 जो है पाकिस्तान को जो है वो खरीदने के लिए कहा जा रहा है, असल में मामला यह है कि पाकिस्तान की जो फजाइया है या पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली मई के महीने में, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ जोड़कर अपने जो हथियार है उसकी मार्केट जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कि जब पाकिस्तान की जानिब से ये खबर आती है तो पूरी दुनिया में F-35 जो है वो डिस्कस होना शुरू कर देते हैं। F-35 जो है आपने देखा कि उसकी कारकर्दगी क्या रही, और अगर F-35 जो है वो पाकिस्तान के साथ उनका नाम जुड़ जाता है तो फिर उस जो है उसकी मार्केट बढ़ जाएगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है और पाकिस्तान की अफवाज की जानिब देख रही है और पाकिस्तान की कामयाबियों की जानिब देख रही है। और पाकिस्तान ऐसा पूरी दुनिया में एक सिंबल बन चुका है कि वो जिसके साथ उसका नाम जुड़ता है उसकी मार्केट उठ जाती है, जिस तरह चाइना की मार्केट उठ गई। मियां साहब, कल मैंने ना, वो हमारे साथ एयर कमोडोर चिश्ती साहब आते हैं, कल मैंने कनाडा में उनका एक इंटरव्यू सुना और मुझे उनकी बात बड़ी दिलचस्प लगी। उन्होंने एक इंडियन सिख उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखें ये जो आप बात करते हैं कि जी हमारा असला हमें चाइना ने दिया, ये दिया, जब तेंदुलकर स्कोर करता है तो वो हम कहते हैं कि उसके बैट ने स्कोर किया है, बड़ा अच्छा बैट था इसलिए उसने सेंचुरी बना ली। जाहिर है बैट को जो इस्तेमाल करने वाला है पीछे, उन्होंने भी तो कुछ पता होना चाहिए था ना मियाँ साहब कि बाहर जाती गेंद नू छेड़ना या नहीं छेड़ना। काजी साहब असल बात यही है कि वो असला इस्तेमाल करने वाला कौन थे? राफेल मिले भारत को, क्या भारत उनको इस्तेमाल कर सका? भारतीय पायलटों को तो वो उड़ाने नहीं आए, और जब उड़ाने नहीं आए तो फिर वो जमीन दोज हो गए। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी जो कि वो मान करते थे और घमंड करते थे कि हमारे पास इस वक्त है और हम नाकाबिले तस्खीर हैं, और उसी घमंड में उन्होंने जो जुर्रत की थी पाकिस्तान पर जारियत की, तो फिर पाकिस्तानी पायलटों ने उनका जो है वो उनको धूल चिटाई। तो यही बात है कि मियां साहब मैंने ये भी सुना है चलाने वाला कौन है ये देखना पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि अब कोई भी दुनिया में इन्हें लैक पुत्रां नूं समान बेचने से भी तैयार नहीं है। मियां साहब ये क्या है? असल काजी साहब यही बात है जो कहते हैं ना इंडियन के, हमने जो है F-35 लेने से इनकार कर दिया है। उनको कोई बेचने को तैयार नहीं है सर। उनके पास जितनी भी डील्स पहले थी
वो सारी एक एक करके जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। इंडिया आज जितना तनहा है और मोदी आज जितना तनहा है पहले कभी नहीं था। और मोदी के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है वो बड़ा घेरा तंग हो रहा है और वो तो हर आए दिन कोई ना कोई साजिश करता है। मियाँ साहब ये इंतहाई नालायक टोला है इस वक्त। अगर हम आलमी लीडरों का देखें तो ये मतलब अभी ये देखें 40 लाख जो इजरायली हैं वो बेचारे दौड़ भाग के जाके बंकरों में जाके छुप जाते हैं। यमन की एक रैग टैग सी आर्मी है और ज़ाहिर है अब ये मिल जाते हैं कहीं से ये सारे औजार, ये जो आपके हाइपरसोनिक मिज़ल वगैरह हैं, ये तो अब हर मुल्क बना रहा है। अब तो ईरान भी बना रहा है और बाकी भी बना रहे हैं और वो कभी उधर घुस जाते हैं। मेरे ख्याल में ये 40 लाख लोग ज़रा निकल के तो इसका घिराव करें, पहले इसका अपना नेतान्याहू का इसको निकाल बाहर करें तो आप भी आराम से रहें और बाकी लोग भी आराम से रहते रहें। वरना तो मुझे लगता है कि जो ये और दूसरी बात ये मियाँ साहब ये भी ये ज़हन में रखिएगा कभी इतनी वीकेंड नहीं हुई जो ज्यूज़ लाबी है। देखिए काजी साहब मैं आपको बात बताऊं कि ये बाकी जो है वो अहमकों का टोला होगा। जो नेतान्याहू है वो अहमक नहीं है, वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम कुछ जो है वो बन चुका है क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ वो बाकायदा तौर पर पूरे नजरिए के साथ है। हालांकि उसके अंदर मुल्क के अंदर बगावत है, पूरा यूरोप जो है वो उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है तकरीबन। और अमेरिका के अंदर ट्रंप को जो है वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ का मज़ाहमत का सामना है कि अमेरिकन जो हैं वो इस हवाले से जो है वो उसको ट्रंप को कह रहे हैं कि उसकी मुखालफत जो है वो खत्म, उनकी हमायत खत्म करें। और उसके अंदर इसराइल के अंदर जो है वो बगावत का सा माहौल है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि उनके वजीर ने क्या किया, उन्होंने मस्जिद अक्सा में आकर बेहुरमती की। असल में उनका टारगेट जो है मस्जिद अक्सा है काजी साहब और उनका टारगेट जो है वो गजा की पट्टी है, मगरबी पट्टी है। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ने का उनका प्लान है। उसका टारगेट तो पावर में रहना है, जंग के जरिए रह सकता है। मगर देखें ये जो क्लोजिंग करने से पहले मैं इतना अर्ज कर दूं कि ये जो जमहूरी वाला माहिदा है जो खासी खजल हो रही है आजकल, वहाँ पे एक पार्टी सिर्फ इजराइल और जो माशी अजाब है उसके खिलाफ बन रही है और वो तेज़ी से फैल रही है। वी विल बी वॉचिंग इट एंड रिपोर्टिंग इट। हमें देखते रहिए। वक्त खत्म हुआ, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।